फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं हमारे बाज़ार की। आज बाज़ार पूरे दिन वॉलेटाइल रहा, लेकिन अंत में बड़ी गिरावट हो गई। और ये गिरावट क्या सिग्नल दे रही है? क्या आगे और बड़ी गिरावट की संभावना बन रही है या फिर ये गिरावट थम जाएगी? और ऐसे समय में जब गिरावट का दौर चल रहा है तो कौन से स्टॉक में निवेश करना चाहिए, जेफरीज की तरफ से राय निकल कर आ रही है, उनको हम डिस्कस करेंगे। साथ में एफआईआई का क्या रोल है हमारे मार्केट में, और साथ में हमारे डीआईए कैसे खरीदारी कर रहे हैं, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या रीज़न है कि इतनी बड़ी गिरावट बन रही है, उनको भी डिस्कस करेंगे। और कहाँ तक जाएगी ये गिरावट, क्या बड़ी तेजी बन सकती है या फिर ये लगातार गिरावट का दौर जारी रहेगा, और ऐसे समय में हमें कौन सा सुरक्षित निवेश करना चाहिए, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बुधवार यानी लगातार चौथे दिन गिरावट के साथ में बंद हुआ है। एनएससी में निफ्टी इंडेक्स करीब 189 अंक गिरकर 14,721.30 पर क्लोज हुई है। और सेंसेक्स में भी गिरावट 562 पॉइंट की हुई है, 49,801.62 पर क्लोजिंग आई है, यानी 50,000 के जो स्तर को भी तोड़ा है। और निफ्टी ने भी अपने 15,000 के स्तर को तोड़ा है, तो एक पैनिक माहौल बना हुआ है यहाँ पर। और कारोबार के दौरान आज पूरे दिन में सेंसेक्स 50,561 तक गया था, लेकिन उसके बाद में फिर गिरावट शुरू हो गई। और इससे पहले 1 मार्च को सेंसेक्स ने 49,800 के लेवल को छुआ था। और रिलायंस सिक्योरिटीज के स्ट्रेटेजी हेड विनोद मोदी के मुताबिक देश में बढ़ते कोरोना के मामले ने शेयर बाजार में बिकवाली का जोर बना दिया है। इसके अलावा बढ़ती महंगाई ने भी निवेशकों का सेंटीमेंट बिगाड़ा है। दूसरी ओर अमेरिका में ब्याज दरों में फेड रिजर्व के फैसले से दुनिया भर के बाजार में फिर से सुस्त कारोबार हो रहा है। बुधवार को सरकारी बैंक, मेटल और ऑटो इंडेक्स में भारी गिरावट रही, और इसके अलावा मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी जबरदस्त गिरावट रही। सेंसेक्स में शामिल 30 में से 26 शेयरों में गिरावट रही, जिसमें ओएनजीसी का सबसे ज़्यादा शेयर टूटा, 4.78% गिरावट हुई। एसबीआई, सन फार्मा और एनटीपीसी के शेयरों में भी सबसे ज़्यादा गिरावट हुई, यानी करीब 3% के आसपास गिरावट हुई। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में भी 2% की गिरावट हुई, जबकि आईटीसी के शेयर में 1.42% की बढ़त हुई। और फ्रेंड्स, निवेशक सबसे ज़्यादा बैंकिंग, ऑटो और मेटल शेयरों में बिकवाली कर रहे हैं। निफ्टी मेटल इंडेक्स करीब 2.4% डाउन हुआ, ऑटो इंडेक्स में 1.9% की गिरावट रही। इसके अलावा बैंकिंग इंडेक्स में 575 अंकों की गिरावट रही। सुबह सेंसेक्स करीब 72 पॉइंट ऊपर यानी करीब 50,436 पॉइंट, और निफ्टी 36 पॉइंट ऊपर यानी करीब 14,946 पर ओपन हुए थे, यानी पॉजिटिव ओपनिंग हुई थी, लेकिन फिर गिरावट का माहौल शुरू हो गया। बीएसई पर 3,125 शेयरों का कारोबार हुआ, में से 839 शेयरों की बढ़त हुई और 2,146 शेयरों में गिरावट के साथ बंद हुए। लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप भी 3.61 लाख करोड़ रुपए घटकर 203.67 लाख करोड़ पर आ गया है। और दुनिया भर के शेयर बाजारों की बात करें तो यूएस मार्केट सपाट कारोबार से दुनिया भर के शेयर बाजार में सुस्ती है। जापान का निक्की इंडेक्स 9 अंक नीचे करीब 29,912 पर बंद हुआ है। हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स 38 अंक गिरकर 28,389 पर बंद हुआ। और इसी चीन का संघाई कंपोजिट और ऑस्ट्रेलिया के ऑल ऑर्डिनरीज और कोरिया के कॉस्पी इंडेक्स भी हल्की मुनाफा वसूली हुई है। और फ्रेंड्स, ब्याज दरों में फेड रिजर्व का फैसला आने से पहले अमेरिकी बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला है, और यही जो है बाजार के ऊपर उसका असर पड़ रहा है। और कल भी हमारे बाजार में मामूली गिरावट थी, और लगातार एफआईआई और डीआई सेलर बने हुए हैं, दोनों तरफ से बिकवाली शुरू हो गई। तो फ्रेंड्स, जो बाजार में सबसे बड़ा जो इफेक्ट हो रहा है वो है एफआईआई का, क्योंकि काफ़ी समय से एफआईआई हमारे बाजार को संभाले हुए थे, वो लगातार बायर बने हुए थे, लेकिन अब वो बिकवाल बन चुके हैं, यानी बाजार में उन्होंने बिकवाली शुरू कर दी है। ज़रा हम डाटा देख लेते फ्रेंड्स। अगर हम 9 मार्च की बात करें तो एफआईआई ने करीब 164.68 करोड़ के शेयर बेचे हैं, और 10 मार्च को उन्होंने करीब 365.27 करोड़ की खरीदारी की है। 12 मार्च को उन्होंने करीब 92.89 करोड़ की खरीदारी की है, और 15 मार्च को उन्होंने 535.37 करोड़ की खरीदारी की। लेकिन 16 मार्च से फिर वो बेचने पे आ गए हैं, यानी उन्होंने 132.27 करोड़ की बिकवाली कर दी है कल 16 मार्च को, और आज भी वो बिकवाल बने हुए हैं। और यही सबसे बड़ी मुसीबत है, क्योंकि ऑलरेडी डीआईआई तो काफ़ी दिन से बिकवाल बने हुए हैं। 9 मार्च डीआईआई ने 1,250.22 करोड़ की खरीदारी की थी, और 10 मार्च को उन्होंने 447.67 करोड़ की खरीदारी की थी। लेकिन 12 मार्च से वो बिकवाल बन गए, यानी 12 मार्च को उन्होंने 163.87 करोड़ की बिकवाली की।
और 15 मार्च को उन्होंने 749.71 करोड़ की बिकवाली की और 16 मार्च को 1168.59 करोड़ की बिकवाली की। बहुत बड़ी बिकवाली कल की और इसी वजह से गिरावट का दौर शुरू हो गया है, क्योंकि जो घरेलू निवेशक है वो भी माल बेच रहे हैं, एफआईआई भी माल बेच रही है, तो फिर खरीदार है ही नहीं। ऑलरेडी म्यूचुअल फंड तो काफ़ी समय से साइलेंट बैठे हुए, तो बाजार में रिटेल निवेशक ही सिर्फ माल ले रहे हैं, बाकी सारी जो बड़े फंड है वो सब अब बिकवाल बन चुके हैं और इसी वजह से बाजार का सेंटीमेंट बिगड़ गया। उसके पीछे वजह बनी है फ्रेंड्स कोरोना महामारी, जो फिर से एक बार तेज़ी से बढ़ने लगी है और इसका डर एक बैठ गया मार्केट में। दूसरा, फेडरल रिजर्व बैंक के लिए जो अभी नतीजे आने हैं उसका भी असर हो रहा है और साथ में एफआईआई तो अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रही है, क्योंकि काफ़ी समय से उन्होंने बहुत निचली खरीदी से माल खरीदा हुआ है, लगातार 7-8 महीने से वो खरीदारी कर रहे थे, अब अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और इसी का सारा नतीजा है कि बाजार का माहौल सेंटीमेंट बिगड़ गया फ्रेंड। लेकिन ऐसे समय में भी बहुत सारे स्टॉक हैं जिनमें आप इन्वेस्टमेंट करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो जेफरीज की तरफ से भी बहुत सारे ऐसे स्टॉक उन्होंने सुझाए कि इस समय आपको उसमें निवेश करना चाहिए, जिससे आपको अच्छा खासा इस समय प्रॉफिट मिल सके। बहुत सारे ऐसे स्टॉक है, तो मिड और स्मॉल कैप के बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जो अच्छा खासा आपको भी रिटर्न दे सकते हैं। शेयर मार्केट में पिछले 10 साल में मिले रिटर्न के पैटर्न को देखेंगे तो पाएंगे कि निफ्टी के मिड कैप इंडेक्स ने निफ्टी स्मॉल कैप और बेंचमार्क निफ्टी दोनों में से ज़्यादा रिटर्न दिया है। और ब्रोकरेज फर्म जेफरीज के मुताबिक इस दौरान शेयर बाजार में जिस साल उथल पुथल मची, उसके अगले साल स्मॉल कैप और मिड कैप के शेयरों में बेहतर रिटर्न मिला है। और इस पैटर्न के हिसाब से स्मॉल कैप और मिड कैप दोनों तरह की ही कंपनियों में शेयरों में आउट परफॉर्मेंस जारी रह सकती है आगे। बेंचमार्क इंडेक्स के मुकाबले दोनों इंडेक्स के बेहतर परफॉर्मेंस का ट्रेड 2009, 2016 और 2017 में दिखा है और उनमें कैलेंडर ईयर 2020 में ये शुरू हुआ है। आउट परफॉर्मेंस का हालिया दौर अब तक जारी है। लॉकडाउन हटने के बाद बिजनेस एक्टिविटी बढ़ने से 1 जून 2020 के बाद बेंचमार्क में करीब 53% ऊपर आ चुका है। और जेफरीज की तरफ से कुछ स्टॉक है जो उन्होंने सजेस्ट किए, तो उन्होंने क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिक के लिए कहा है एफएमसीजी बाजार में ग्रोथ का फायदा पाने के लिए इस पर दाव लगाया जा सकता है। इसके कई तरह के प्रोडक्ट है, अच्छा मार्केट शेयर भी है। यह पंखे, बिजली बत्ती, घरों में इस्तेमाल होने वाली पानी के पंप, गीजर बनाती है और पंखे के बाजार में इसकी 25% की हिस्सेदारी है। ब्रोकरेज फर्म ने इसके लिए 490 का टारगेट दिया है, जो अभी फिलहाल प्राइस से 25% ज़्यादा है। सेकंड, उन्होंने जो शेयर सजेस्ट किया है जेफरीज ने वो है KEI इंडस्ट्रीज़। कंपनी के मैनेजमेंट का फोकस हाई मार्जिन वाले रिटेल बिजनेस पर है, जो उसके लिए एक पॉजिटिव है। कंपनी को एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल बाजार के अनऑर्गेनाइज्ड से ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ शिफ्ट होने और आत्मनिर्भर थीम का फायदा मिलेगा। जेफरी ने इस शेयर को 650 के टारगेट के साथ खरीदने की सलाह दी है, जो बाजार भाव से अभी 17% ज़्यादा है। यह वित्त वर्ष 2023 के अनुमानित EPS के 16 गुना है, जो 9 हिस्टोरिकल एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है। और तीसरा इनका जो स्टॉक है वो है ओबेरॉय रियल्टी। जेफरीज ने कंपनी के शेयरों में 16% की बढ़त के हिसाब से 668 के रुपये तक का जाने ऊपर टारगेट दिया है। ये जेफरीज के फेवरेट मिड कैप शेयरों में से एक है। कंपनी को मुंबई में स्टाम्प ड्यूटी में कटौती का फायदा मिला है। और आगे है उनका शोभा। ब्रोकरेज फर्म ने रियल्टी कंपनी के लिए 579 रुपये का टारगेट तय किया है, जो इसके EBITDA का 9 गुना है। इस हिसाब से कंपनी के शेयरों का दाम 30% तक बढ़ सकता है और हाउसिंग सेक्टर से मांग बढ़ने से कंपनी को फायदा हो रहा है। दिसंबर तिमाही में कंपनी की बिक्री रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई थी। और आगे उन्होंने बताया इमामी। जेफरीज के मुताबिक 2022 के EPS के मुताबिक 30 गुना पर ट्रेड हो रहा है और इसके कॉम्पिटिटर से 30% कम है, लेकिन बाजार भाव 30% ज़्यादा है। और ब्रोकरेज का कहना है कि जेफरीज का कहना है कि आने वाले समय में डिस्काउंट घट सकता है, इसलिए इसने 620 रुपीज़ के टारगेट के साथ इसकी खरीदी की सलाह दी हुई है। आगे है इप्का लैब। ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने इप्का लैब के लिए 2292 रुपीज़ का टारगेट तय किया, जो मौजूदा भाव से लगभग 20% ऊपर है। इप्का अपने इंडियन ब्रांडेड बिजनेस के लिए काफ़ी क्लिनिकल डेटा जनरेट कर रही है और जिससे कंपनी को जीरोडोल जैसे ब्रांड बनाने में मदद मिली है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो टारगेट दिए गए हैं और जो सजेस्ट किए गए स्टॉक, उनमें आप अपने हिसाब से रिसर्च करके निवेश कर सकते हैं। बहुत ही शानदार स्टॉक है और बाजार का हाल तो आप जान ही रहे हो। फिलहाल बाजार गिरावट की तरफ ही दिख रहा है, बड़ी तेज़ी की संभावना फिलहाल नहीं बन रही और ऐसे समय में अच्छे जो चुनिंदा स्टॉक है जिनमें निवेश करके फ़ायदा मिल सके, ऐसे स्टॉक में निवेश करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।